शुरू करें। हम बच्चे से भारी बस्ता होने का, वो लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट है 1992 की, ना एनसीएफ की है ना एनईपी की है ना। वो लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट है जो कहती है कि जो भारी है जो बस्ता उसको कम किया जाए, और वो आज तक चल रहा है ना। और कंटिन्यू करेंगे अपना एनसीएफ, आज कंप्लीट कर लेंगे और फिर एनसीएफ 2023 करेंगे। कोई कह रहा है आपकी फेवरेट टी शर्ट है क्या ये? हाँ, मुझे काफ़ी पसंद है ये, इस बच्चे की वजह से। इसने ग्लोब को उठा के रखा हुआ है, भविष्य को, बच्चों से ही भविष्य है एक तरह से, नई जनरेशन से, तो मुझे इसलिए पसंद है। अदरवाइज आप कभी भी देखेंगे मैं प्रिंटेड टी शर्ट पहनना बहुत, मेरा कोई हॉबी नहीं है। मतलब रेयरली ही आपको मेरी किसी टी शर्ट पे प्रिंट नजर आएगा, बहुत रेयर, है ना। कोई भी लोगो, मतलब लोगो तो ये है कि कुछ टी शर्ट्स में बहुत छोटे मोटे होते हैं तो हुआ, अदरवाइज मेरी प्रेफरेंस यही रहती है। कभी भी आप बड़ा लोगो तो कभी नहीं देखेंगे, इतनी बड़ी इमेज तो आप कभी नहीं देखेंगे। अगर है तो इसका मतलब वो कोई मतलब मीनिंगफुल चीज़ होगी, मतलब लोगो नहीं होगा, एटलीस्ट कुछ ना कुछ और होगा फिर। चलिए, तो मुझे ये बहुत पसंद है। हालाँकि अब इसकी हालत जो है जर्जर हो गई है। कल परसों मैं फ्लाइट में ये पहन के आ रही थी, मैंने देखा इसमें कहीं छेद हो गया एक। तो मुझे लगा यार थोड़ा-सा, मतलब मेरे घर में लोग आस-पास कहने लगे हैं कि बदल ही लो। बट ये मेरी बचपन की आदत भी है कि मैं कपड़े पहनती हूँ तो जम के पहनती हूँ। जो कपड़े मुझे पसंद होते हैं, मान लो 2 कपड़े, तो वो 2 ही फिर मैं रिपीट पे पहनती हूँ, मुझे इतने पसंद आ जाते हैं। वो वाला सीन ही नहीं है, ना। चलिए खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी। एनसीएफ पे आते हैं। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएँगे, क्लासेस आपकी हो ही रही हैं, है ना? तो कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कहानी क्या है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, है ना। एनसीएफ को कंप्लीट करेंगे कंटिन्यू करके। सारे कमेंट्स चल रहे हैं भाई, है ना। और आप अपनी दिवाली की सफाई में भी बिजी होंगे, मैं भी थोड़ी सी व्यस्त हूँ करवाने में, है ना। तो इतनी बात है ना, बोल दिया मैंने। फूल पत्ती, हाँ फूल पत्ती टाइप चल जाएगा, बट लोगो नहीं चलेगा। वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं किसी ब्रांड का इतना बड़ा बड़ा लोगो पहन के घूमूं, है ना। आई एम फ्रॉम कर्नाटका, अडिक्टेड विद योर टीचिंग स्टाइल। बहुत बढ़िया चंद्रलेखा। खैर, समझते हैं। कल वाली क्लास नहीं चल रही, वो आप रिफ्रेश करके देखिएगा। आपके इंटरनेट में कोई समस्या हो सकती है, डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, रिफ्रेश करके लॉग इन लॉग आउट वट करके देख लीजिएगा, सब चल रहा होगा। ठीक है, जितना जैसे कराया जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, प्रीवियस ईयर साथ में बात बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो भी हम करेंगे। तो लैंग्वेजेस की बात जो है एनसीएफ में हुई है, ठीक है। लैंग्वेजेस की बात एनसीएफ में हुई है। देखिए, आज की क्लास है, फिर कल एक क्लास है, फिर आपकी दिवाली की छुट्टियां हैं, है ना। और अभी हम आज एनसीएफ 2005 कंप्लीट करेंगे, फिर ये हम आज कर लेंगे यानी टुडे। और एनसीएफ 2023 फिर हम करेंगे, एनसीएफ 2023 ये हम कर लेंगे टुमारो। बात सही है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में? कोई कह रहा है आपको भी करवाना पड़ता है सफाई? नहीं, मतलब मैं खुद से नहीं कर रही थी, लोगों से करा रही थी, स्टाफ से। चलिए, खुद से भी करने में कोई तकलीफ नहीं है, मतलब मन करे तो कभी कर लो। रूम की सफाई करने में कभी कभी बहुत मजा आता है। हालांकि मैं वो इंसान हूँ जिसको बहुत ही कोई खास इंटरेस्ट है नहीं घर के कामों में, बट करने पड़े तो कर लो, कौन सी बड़ी बात है। ठीक, क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी अभिषेक। चलिए शुरू करें कहानी। ये सब समस्याएं अब खत्म हो चुकी हैं जीवन से, अब अलग तरह की समस्याएं हैं, है ना। घर की समस्या, घर की सफाई की, खाना बनाने की, इसकी उसकी, ये सब अब बहुत पीछे छूट गए। मन से करना हो तो कभी कर लो। देखिए, लैंग्वेजेस यानी भाषा। तो भाषाओं की बात जब हम कर रहे हैं तो एनसीएफ क्या कहता है भाषा के बारे में? सिंपल वही 4 मुद्दे हैं जो हर एक पॉलिसी, हर एक पेपर, हर एक डॉक्यूमेंट कहेगा, बच्चे के हित को ध्यान में रख करके। टू इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र को इम्प्लीमेंट करा दो। यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, बस इसी में एक शब्द यूज कर ले रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फ्लेक्सिबली इम्प्लीमेंट करा दो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लचीले ढंग से जो है इम्प्लीमेंट करा दिया जाए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो त्रिभाषा सूत्र लागू करना है, यही बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, यही एनसीएफ कह रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि थोड़े लचीलेपन के साथ जिस स्टेट में जो लैंग्वेज प्रेफरेबल हो वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या? 3 भाषाएं आप बच्चे को पढ़ाइए। पहली भाषा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए बच्चे की मदर टंग। दूसरी भाषा क्या होनी चाहिए? दूसरी भाषा हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो 8वीं अनुसूची में, 8th
शेड्यूल जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। उन 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा वो हो सकती है, या कई बार फॉरेन लैंग्वेजेस भी लोग पढ़ा लेते हैं ऑप्शनल के तौर पे, कि फ्रेंच पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, किसी में कुछ और पढ़ा रहे हैं, व्हाटएवर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब एक तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना, यानी 3 भाषाएं पढ़ाई जाएं। अभी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को भी और डिटेल में समझेंगे। सेकेंड पॉइंट है एम्फेसिस ऑन मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो मातृभाषा है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा जाए, यानी पढ़ाने का जो माध्यम हो, कि जो स्कूल में मीडियम कौन सा होना चाहिए, तो मातृभाषा होना चाहिए। जब प्राइमरी स्कूल की स्पेशली बात हो तो शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा पर जोर दिया गया कि भाई मदर टंग को ही जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ाने का माध्यम रखो आप। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन ऑल स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज, यानी किसी भाषा के सभी कौशलों पे आपको ध्यान देना है। मतलब सिर्फ सुनने और बोलने पे नहीं, पढ़ने और लिखने पे भी। 4 स्किल्स होती हैं लैंग्वेज में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, LSRW। तो ये चारों स्किल्स बच्चे की विकसित हो सकें, ये चारों कौशल बच्चे के विकसित हो सकें। मतलब क्या है इस बात का? सिंपल इसका मतलब है कि बच्चों को सुनने का भी मौका मिले क्लासरूम में, बोलने का भी मौका मिले, पढ़ने का भी मौका मिले उस भाषा को, और लिखने का भी मौका मिले। तो यानी जो भी भाषा वो सीख रहा है उसके चारों कौशल, सिर्फ एक या दो कौशल नहीं। कि जैसे मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से हैं या मैं हिंदी मीडियम से थी, तो हिंदी मीडियम वालों को क्या ग्रामर पढ़ने का या इंग्लिश पढ़ने का तो मौका मिल रहा है, लेकिन बोलने का या सुनने का उतना मौका नहीं मिलता, क्योंकि स्कूल जो है हिंदी मीडियम में सारी पढ़ाई हो रही है। तो ऐसा ना हो कि किसी भी भाषा के सिर्फ एक या दो कौशल पे ही जोर हो, कि सुनने और बोलने पे ही है, पढ़ने और लिखने पे है ही नहीं। चारों कौशल विकसित हो सके। ठीक है ना? तो फोकस ऑन ऑल स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा के सभी कौशलों पे जोर दिया जाए, सारे कौशल विकसित हो सकें। बात रही थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इंप्लीमेंट होने की, तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला सिस्टम टू बी फॉलोड, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी द होम लैंग्वेज, यानी संप्रेषण का या संप्रेषण का माध्यम घर की भाषा होनी चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए बच्चे की, मदर टंग जिसको कहते हैं, मातृभाषा होनी चाहिए। बात सही है? चलिए, तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या होनी? 3 भाषाएं, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला 3 भाषाओं को पढ़ाने की ये बात करता है। पहला क्या है आशुतोष? पहली भाषा की कौन सी बात होगी? फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा मदर टंग होगी या रीजनल लैंग्वेज होगी, यानी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। ठीक है ना? तो द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी स्टडीड मस्ट बी द मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज, यानी अध्ययन की जाने वाली प्रथम भाषा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा होगी, यानी उस क्षेत्र में जो चलती होगी। मान लीजिए पंजाब का कोई एक सिटी है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई जगह है पंजाब में, तो वहां की मातृभाषा मान लीजिए पंजाबी है, या उस क्षेत्र में चलने वाली भाषा पंजाबी है, तो पहली भाषा स्कूल में जिस माध्यम से पढ़ाई होगी वो पंजाबी हो सकती है, कि टीचर समझाने के लिए इस्तेमाल करे बच्चे की मातृभाषा का। तो अध्ययन की जाने वाली प्रथम भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। कि जो पहला मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कह लीजिए, या पहली लैंग्वेज जो पढ़ाई जा रही है स्कूल में, दैट शुड बी योर मदर टंग। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, कई बार टीचिंग एप्टीट्यूड में बना करके पूछ लेता है कि एक टीचर है जो मान लीजिए दिल्ली से गया है और ट्रांसफर हो गया है मान लीजिए तमिलनाडु फॉर एग्जाम्पल, या एक हिंदी स्पीकिंग टीचर है जो तमिलनाडु पहुंच गया। अब क्या करना चाहिए? वहां के बच्चों को हिंदी सीखने को कहना चाहिए, या फिर खुद टीचर को वहां के शब्द या भाषा सीखनी चाहिए? टीचर को भाषा सीख लेनी चाहिए। माहौल में रह के सीख जाता है व्यक्ति भाषा। अभी मैं कल आपको अपने दोस्त का एग्जांपल दे रही थी कि वो कोची में रहता है पिछले 1 साल से, है ना, वहां पे जॉब करता है फेडरल बैंक में। तो उसने ऑलमोस्ट एक्सेंट और भाषा संवाद, समझना भाषा को वहां की मलयालम, और बोलना काफी हद तक सीख लिया है, या इतना सीख लिया कि काम चल जाए। आपको कहीं ऐसी कंट्री में भेज दिया जाए जहां इंग्लिश ही बोली जा रही है, आप भी सीख जाएंगे 10 दिन में, 1 महीने में सीख जाएंगे। तो ये क्या है बेसिकली, टीचर फिर वहां की भाषा सीख ले, क्योंकि बच्चे को तो मदर टंग में ही, मातृभाषा में हमें सिखाना है। ठीक है ना? बिल्कुल हो जाएगा वीरू, 60 नंबर एकदम। चलिए, तो प्रथम भाषा मातृभाषा या उस क्षेत्र की भाषा होनी चाहिए, पहली भाषा जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कहता है, 3 भाषाएं इन टोटल पढ़ानी है कम से कम। द सेकेंड लैंग्वेज, जो दूसरी भाषा है, सेकेंड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए भाई? सेकेंड लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स द सेकेंड लैंग्वेज विल बी सम अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। यानी यदि हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं उत्तर प्रदेश का, है ना, उत्तर प्रदेश का हम एग्जाम्पल लेते हैं यूपी का। तो यूपी में जो पहली लैंग्वेज है, तो हम मान के चल रहे हैं भाई हिंदी होगी, है ना, उत्तर प्रदेश में हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, हिंदी होगी। तो ये हिंदी ही फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगी, क्योंकि मदर टंग यही है बच्चे के लिए, है ना।
दूसरी भाषा क्या पढ़ाएं फिर? इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज क्या पढ़ाएं? अंग्रेजी या फिर कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। 22 भाषाएं जो हैं, 22 भाषाएं हैं ना हमारी 8वीं अनुसूची में, तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश दूसरी भाषा के रूप में। अब 22 भाषाओं की लिस्ट में अभी आपको दिखाऊंगी, उनमें से कोई एक भाषा या फिर इंग्लिश। ठीक है। अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो सेकंड लैंग्वेज विल बी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश। यानी यूपी की अगर हम बात करें तो ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। अगर हम देखें इसी को, अगर आप केरला कर लेते हैं, चलो अभी घूम के आई हूँ केरला, पसंद आई बहुत जगह, केरला ले लेते हैं उदाहरण में। अब यहाँ पे और तीसरी लैंग्वेज आपकी फिर कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो अगर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में से कोई एक चूज किया तो इंग्लिश थर्ड आ जाएगी, नहीं तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज तो है ही। कोई भी जो भी भारतीय भाषाएं हैं। केरला की जब हम बात करें तो फर्स्ट मदर टंग होगी मलयालम या जो भी वहां पे चल रही है। इसके अलावा दूसरी जो है इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, और तीसरी जो है आपकी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, वैसे हिंदी होगी सेकंड लैंग्वेज। द सेकंड लैंग्वेज विल बी हिंदी और इंग्लिश। ओहो, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, और थर्ड कोई भी आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में यदि हो रही है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मिल जाएगी अभिषेक, डिले होकर मिलती है पीडीएफ। जैसे क्लास हो गई, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके 1 या 2 दिन में आपको पीडीएफ मिल जाती है। कुछ पीडीएफ एडवांस में भी डलवा देंगे, टेंशन मत लो। जितना कराया जा रहा है उतना तो दिमाग में सेट करो। तो ये कहानी है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की, कि 3 भाषाएं पढ़ाई जाएं, पहली मदर टंग, दूसरी इंग्लिश या हिंदी, तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो जहां पे हिंदी बोली जा रही है वहां पहली लैंग्वेज हिंदी अपने आप हो जाएगी, दूसरी इंग्लिश और तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो जाएगी। 3 भाषाएं कुल मिलाकर के पढ़ाई जानी है, हिंदी, इंग्लिश और कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कौन सी हैं ये आप देख सकते हैं। जो थर्ड लैंग्वेज होगी वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में द थर्ड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नॉट स्टडीड एज द सेकंड लैंग्वेज। भाई जो दूसरे नंबर पे पढ़ाई जा रही है, यानी मान लीजिए दूसरे नंबर पे जो दूसरी भाषा पढ़ रहा है बच्चा, इंग्लिश पढ़ रहा है, अब तीसरी भाषा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, आप कोई और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में से चूज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, नॉट स्टडीड एज द सेकंड लैंग्वेज एंड इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स द थर्ड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नॉट स्टडीड एज द सेकंड लैंग्वेज। जो थर्ड लैंग्वेज है इट विल बी इंग्लिश और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नॉट स्टडीड एज द सेकेंड लैंग्वेज। कोई भी जो है जो तीसरी भाषा होगी वो इंग्लिश होगी या फिर कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। तो हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई भी मॉडर्न इंडियन यानी आधुनिक भारतीय भाषा जिसका द्वितीय भाषा के रूप में अध्ययन नहीं किया गया हो, तथा गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात हो रही है जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का जिक्र 1964 1964-66 की जो कोठारी कमीशन आया था उस टाइम पे, पॉलिसी के जैसा ही था, वो लाया गया था। देखो मैं एक बार इसको कंक्लूड कर रही हूँ ताकि ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए। और हिंदी स्पीकिंग और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट ऐसे बांट देते हैं। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, देखो आपको पता है भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यानी कोई भी नेशनल लैंग्वेज हमारे पास नहीं है। हमारे पास है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज विच इज हिंदी। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, सह राजकीय भाषा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं 3 भाषाएं हमको पढ़ानी है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में। ये कहा जा रहा है स्कूल लेवल पे हमको 3 लैंग्वेज एटलीस्ट पढ़ानी है। हिंदी स्पीकिंग स्टेट मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। ठीक, कोई भी उदाहरण आप ले सकते हो, राजस्थान ले सकते हो, वॉट। तो अगर हम बात करें यूपी की तो पहली लैंग्वेज हिंदी हो गई, मदर टंग, जो भी बच्चे की मातृभाषा है। दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो गई। तीसरी कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी मातृभाषा पहली, फिर इंग्लिश, फिर कोई भी 22 भाषाओं में से जो भारतीय आधुनिक भाषाएं हैं, 22 भाषाएं उनमें से कोई भी। वहीं नॉन हिंदी स्पीकिंग की बात कर रहे हैं तो जो मदर टंग है, मान लीजिए केरला है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट नहीं है, मेजोरिटी वहां हिंदी नहीं बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी मदर टंग अब वो मलयालम हो सकती है ना, ले लेते हैं मलयालम। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज पर ये क्या पढ़ेंगे, हिंदी, हिंदी। और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश या फिर कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो इस पे कई बार बवाल भी बनता है कि हम क्यों पढ़े हिंदी सेकंड लैंग्वेज, ये वो, ये फिर कंट्रोवर्सी में रहता है ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है। ठीक है ना,
अब किसी को अब तक ये बात समझने में दिक्कत आ रही हो तो मुझे पूछ लो, तो मैं आपकी जो भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर करूं। नहीं तो आई होप आई एम बीइंग क्लियर ओवर हियर कि ये 3 भाषाओं का जिक्र जो है, 3 भाषाएं हमको पढ़नी है। पहली मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, तो जो भी जिस राज्य की मदर टंग होगी वो पढ़ेगा। हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश होगी तो इंग्लिश, या संस्कृत होगी तो संस्कृत, वॉट, मलयालम है तो मलयालम, पंजाबी है तो पंजाबी। पहली भाषा वो होगी, माध्यम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो होगा जो बच्चे के घर में बोली जाती है, जो बच्चे की मदर टंग है। दूसरी भाषा जो है वो इंग्लिश होगी या फिर हिंदी होगी, डिपेंड करेगा कहाँ पे ये नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है या हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। तीसरी भाषा कुल मिला के आपको सिंपल याद रखना है कि बच्चों को आपको पढ़ानी है क्या। एक तो मदर टंग, बच्चे की मातृभाषा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, भूल जाओ ये सब, सिंपल याद रख लो। आपको बच्चे की मदर टंग को पढ़ाना है, यानी मातृभाषा, अब वो हिंदी हो, मलयालम हो, वॉट एवर, मदर टंग। दूसरी भाषा हिंदी, अगर मदर टंग हिंदी नहीं है तो हिंदी या इंग्लिश। अगर मदर टंग हिंदी है तो फिर दूसरी भाषा इंग्लिश हो जाएगी। और तीसरी कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आप पढ़ाएंगे। सिंपल, मातृभाषा हिंदी या इंग्लिश में से कोई, और कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ये 3 भाषाएं हैं कुल मिलाकर के, अगर आप इसको कंक्लूड करना चाहते हैं तो। अब यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगी तमन्ना 5वीं कक्षा तक, कोशिश करनी है 8th तक रहे। ऑफलाइन बैच जल्दी अनाउंस कर देंगे कल परसों में। ठीक है बात, चलिए करें कहानी शुरू। बहुत बढ़िया। हिंदी इंग्लिश में से कोई भी हो सकती है भाई सेकंड लैंग्वेज, क्योंकि अगर हिंदी मदर टंग बन गई है, पहली लैंग्वेज अगर हिंदी पढ़ रहा है तो फिर सेकंड इंग्लिश पढ़ेगा ना, या कोई भी और मदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ेगा। क्लियर है? हाँ ठीक है दीपिका, क्लासेस डेली चल रही हैं, पता नहीं किन लोगों को बैराग हो जाता है एक दिन क्लास ना हो। अब तो ये टी शर्ट दान दान कर दो, आपने प्रॉमिस किया था। प्रशंसा कह रही है, प्रशंसा हमें मेल डालो, आपको कर देंगे दान। और बताओ, है ना, ये करनी ही है, अब रिटायर कर देंगे इसको, बस रख लूंगी मैं ऐसे ही। वैसे मैं अब रखती ही नहीं हूँ, दान ही कर देती हूँ मैं, कजिन्स को या दोस्तों को, मतलब एक दो पुराने दोस्त टाइप्स, रिलेटिव्स, या कोई हेल्प, हाउस हेल्प, मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये जो पैक कर करके रखने का जो चलन है, सब रख लो अपने पास जैसे लेके जाना हो साथ, वो मैंने किसी भी चीज़ से हटाया हुआ है ना। पहले तो मैं रखती इतनी लिमिटेड चीज़ें थी, अब होता है कई बार कि ज़्यादा आ जाती हैं, कुछ गिफ्ट में मिल जाती हैं, कई बार आप ले लेते हो, वो सब मैं इधर उधर कर देती हूँ। मतलब जाओ जो भी हो, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ ले जाओ। नहीं, इंग्लिश हमेशा सेकंड लैंग्वेज नहीं होगी, थर्ड भी हो सकती है, इट डिपेंड्स कि किस राज्य में कौन सी मातृभाषा है। हाँ थर्ड ले सकते हो मनीष। ये 22 भाषाएं हैं जिनको हम मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में 8th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के, इन 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यही 3 भाषाएं हैं, चौथी भाषा भी किसी का मन करे तो एडिशनल लैंग्वेज के रूप में या ऑप्शनल के रूप में पढ़ाई जा सकती है। 3 तो लेकिन मिनिमम है कि 3 भाषाएं तो आपको पढ़ानी होंगी। तो असमीज, उड़िया, उर्दू, कोंकणी, कश्मीरी, कोंकणी दोबारा से आ गई है, कन्नड़, सॉरी ये यहाँ पे इंग्लिश में गलत लिखा है, कन्नड़, कन्नड़ा, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, मराठी, मणिपुरी, बोडो, बांग्ला, पंजाबी, नेपाली, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, ये 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आती हैं। ठीक है नितिन, चलो आ, बढ़ते हैं आगे। मैथमेटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, यानी गणित की जब हम बात कर रहे हैं, ये क्या कहता है भाई। तो अभी अलग अलग सब्जेक्ट पे कुछ कुछ विचार हैं एनसीएफ के, उस पे हम बात कर लेते हैं। अभी आएंगे एनसीएफ 2023 जब हम पढ़ेंगे जूही, तब हम उस पर चर्चा करेंगे। नहीं लर्न नहीं करनी, यू जस्ट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज लैंग्वेजेस, कि आपको पता हो कि ये 22 भाषाएं हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ें। मैथमेटिक्स यानी गणित,
जब हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं यानी गणित की बात कर रहे हैं तो क्या कहता है एनसीएफ? एनसीएफ कहता है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स टू फोकस ऑन चाइल्ड्स रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीजन। बच्चे के जो संसाधन है, क्या है संसाधन? पूंजी क्या है? सोचना और तर्क करना। तो मैथमेटिक्स की टीचिंग ऐसी हो जिससे बच्चे का जो सोचने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है, वो बेहतर हो। टू विजुअलाइज एब्स्ट्रैक्शंस टू एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी अमूर्त चीजें जो सामने नहीं दिख रही हैं उन चीजों पे भी सोच पाना कि सवाल इस टॉपिक से ऐसा आ गया तो मैं कैसे सॉल्व कर दूंगा, मेरा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो। तो गणित शिक्षण में बच्चों के सोचने और तर्क करने की क्षमता को विकसित करना है। सोचने और तर्क करने की क्षमता को विकसित करना, अमूर्त कल्पना करना और समस्याओं को हल करने के संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना, है ना। मतलब क्या हुआ कि मैथमेटिक्स के पढ़ाने का फोकस क्या होना चाहिए कि बच्चा जो है विजुअलाइज कर सके एब्स्ट्रैक्शंस को टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सिंपल है, मैथ्स हम क्यों पढ़ा रहे हैं? मैथ्स हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, मैथ्स जो है हम किस लिए पढ़ा रहे हैं? एक तो बच्चे की थिंकिंग, एबिलिटी टू थिंक, सोचने की क्षमता बेहतर हो सके, रीजन या लॉजिक की क्षमता, तर्क करने की क्षमता बेहतर हो सके, विजुअलाइज कर पाए बच्चा, यानी सोच पाए, इमेजिन कर पाए एब्स्ट्रैक्शंस को, यानी अमूर्त चीजों को जो सामने नहीं है। जैसे ये पेन सामने है लेकिन मैं कहूँ प्रेम के बारे में सोचो तो प्रेम सामने नहीं है, दिमाग में, आइडियाज में है। तो जो चीजें आइडियाज में होती हैं वो एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं, है ना। तो विजुअलाइज एब्स्ट्रैक्शंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, समस्याओं का समाधान, कई बार जटिल समस्याएं होती हैं जो सामने नहीं है उस पर सोचना पड़ता है। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त चिंतन कर पाने की क्षमता विकसित हो बच्चे में, लॉजिक विकसित हो, इसलिए मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाए ताकि बच्चा बेहतर तरीके से समस्याओं के समाधान को कर सके। आप देखेंगे मैथ्स वाले लोग, जिनका मैथ्स अच्छा होता है उनका लॉजिक अच्छा होता है, उनका तर्क की क्षमता अच्छी होती है। ठीक है, तो ये एक बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, साइंसेस की बात करेंगे, विज्ञान की। क्या कहता है भाई विज्ञान? देखते हैं। साइंसेस यानी विज्ञान की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो टीचिंग ऑफ साइंस टू फोकस ऑन मेथड्स एंड प्रोसेसेस दैट विल नर्चर थिंकिंग प्रोसेस, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। यानी जो टीचिंग ऑफ साइंस है, जब हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं, टीचिंग ऑफ साइंस टू फोकस ऑन मेथड्स एंड प्रोसेसेस, यानी किस चीज पे फोकस किया जा सके? मेथड्स पे, विधियों पे और प्रक्रियाओं पे, प्रोसेसेस पे, दैट विल नर्चर थिंकिंग प्रोसेस, जो थिंकिंग प्रोसेस को नर्चर कर सके, यानी सोचने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा दे सके। क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, साइंस क्या कहता है? जिज्ञासा को बढ़ावा देने की बात करता है, रचनात्मकता, कुछ नए ढंग से सोचना। तो विज्ञान शिक्षण में उन विधियों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो चिंतन प्रक्रिया, जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करेंगी। यानी थॉट प्रोसेस जो है कि बच्चा सोचता कैसे है, वो अगेन साइंटिफिक थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो सके, लॉजिकल थिंकिंग हो सके, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, हर चीज को लेके क्वेश्चन करे, एक्सपेरिमेंट करना चाहे, जानना चाहे, नए ढंग से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सोचे। तो ये साइंस पढ़ाने का रीजन होना चाहिए, या ये उद्देश्य होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब सोशल साइंसेस के बारे में यानी सामाजिक विज्ञान के बारे में क्या कहता है एनसीएफ? तो ये कहता है हैज टू बी, इट इज टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव विद रूम्स फॉर, यानी एक स्पेस मिले सोचने का, रूम्स फॉर मतलब सोचने की एक जगह मिले। जब सामाजिक विज्ञान हम पढ़ा रहे हैं तो इससे दिमाग खुले बच्चे का, किस चीज को लेके? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट थीम्स, यानी महत्वपूर्ण विषयों में एकीकरण का दृष्टिकोण विकसित हो कि भाई ये समाज की दृष्टि से, ये एनवायरमेंट की दृष्टि से, ये पॉलिटिक्स की दृष्टि से, सब चीजों को जोड़ करके बच्चा देख पाए। ठीक है शुमिला। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एनेबलिंग पेडागोजिक प्रैक्टिसेस फॉर प्रमोटिंग थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। यानी पेडागोजिक प्रैक्टिसेस यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग को प्रमोट किया जाए अच्छे वाले, टू प्रमोट थिंकिंग प्रोसेस, बच्चे के चिंतन को जगाना है। कुल मिला के एजुकेशन का काम ये है। डिसीजन मेकिंग उसकी बेहतर हो, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन यानी समालोचनात्मक चिंतन, यानी हर पहलू से किसी चीज को देख पाए वो, सामाजिक दृष्टि से, है ना, आर्थिक दृष्टि से, पॉलिटिक्स की दृष्टि से, जो भी आपके सोशल साइंसेज में विषय होते हैं कि हिस्ट्री में इसका क्या रेलेवेंस था, हिस्टोरिकल रीजन क्या है किसी चीज के होने का, आज जो आप भारत में समय में देख रहे हैं समाज कैसे बदला है, हर एक पहलू से चीजों को देख पाए। आगे बढ़ेंगे। फिर आर्ट एजुकेशन की बात हो रही है कि आर्ट, जैसे आर्ट में एजुकेशन में क्या कवर होगा? म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट्स, थिएटर, which on interactive approaches not instruction, aesthetic awareness, ये सब ठीक है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ डिपेंड्स अपॉन न्यूट्रिशन एंड प्लांट फिजिकल एक्टिविटीज। तो बच्चों के लिए ये भी होनी चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटीज, न्यूट्रिशन का हम ध्यान दे रहे हैं, उसको ज्ञान दें कि भाई एक अच्छी डाइट वो होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में अवेलेबल हों। एजुकेशन फॉर पीस, के जो ग्रोइंग वायलेंस है और इंटॉलरेंस है
कि भाई नहीं, हमारा ही धर्म रहेगा, तुम्हारा धर्म नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ये इंटॉलरेंस है। ये ना हो, बच्चे सब एक दूसरे के साथ पीसफुली रहना सीखें। दोनों इंपॉर्टेंट है श्वेता, हमें 2023 को अब ज्यादा फॉलो करना होगा। ये हम बस पढ़ रहे हैं रेफरेंस के लिए। वर्क एजुकेशन नेसेसरी स्किल्स शुड बी प्रमोटेड एज पार्ट ऑफ पेडागोजी, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि वोकेशनल एजुकेशन दो, व्यावसायिक शिक्षा दो, बच्चे को कोडिंग सिखाओ, बच्चे को कारपेंटरी का काम सिखाओ, बच्चे को और 50 स्किल सिखाओ, एडिटिंग सिखाओ, ये सिखाओ, ताकि वो रोजगार भी कुछ विकसित कर सके। तो नेसेसरी स्किल्स वर्क एजुकेशन में सिखाई जाएंगी। तो ये मुख्य मुख्य बातें हो गई। अब ये उतना महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए अलग अलग से इन सब्जेक्ट्स पे हमने चर्चा नहीं की है। स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, स्कूल और कक्षा का वातावरण कैसा हो, इस पे अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखते हैं फटाफट से। मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर प्लानिंग अ फ्लेक्सिबल डेली शेड्यूल, यानी मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल फैसिलिटीज जो जरूरी हैं वो स्कूल के ढांचे में होनी चाहिए जरूरी चीजें, एंड मटेरियल फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर प्लानिंग अ फ्लेक्सिबल डेली शेड्यूल, जो आपका टाइम टेबल है वो फ्लेक्सिबली डिजाइन हो सके, गेम्स पीरियड ये वो हर चीज का रूम हो, यानी स्पेस हो आपके टाइम टेबल में, जगह हो सारी एक्टिविटीज की। न्यूनतम बुनियादी ढांचा हो स्कूल में, कि एक बेसिक टॉयलेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक मैदान है खेल का, एक लाइब्रेरी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा हो, भौतिक सुविधाएं हो, जैसे पानी का आपका एक आरओ हो गया, या एक जिसको वाटर प्योरीफायर कह देते हैं वो हो गया, है ना, मिड डे मील है तो वो आ रहा है, तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। एंड सपोर्ट फॉर प्लानिंग फ्लेक्सिबल डेली शेड्यूल, और उस तरह का सपोर्ट या आपके पास कॉम्पिटेंट पीपल यानी टीचर्स या जो भी स्टाफ है वो होना चाहिए जो सही से फ्लेक्सिबली लचीलापन हो, जिसमें गेम्स पीरियड भी है, जिसमें फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का पीरियड बेसिकली वो उसी में आ जाएगा। बच्चे को करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज का भी मौका मिल रहा है, पीस एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, डांस, म्यूजिक, इन सबको भी इंक्लूड किया गया है आपके टाइम टेबल में। फिर आता है फोकस ऑन नर्चरिंग एंड एनेबलिंग एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट जो बच्चे को नर्चर करे, जो बढ़ावा दे उसके अंदर छिपे छिपे हुए क्षमता को। तो एक सक्षम वातावरण के पोषण पर ध्यान केंद्रित करना, फोकस ऑन नर्चरिंग एंड एनेबलिंग एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट जो एनेबल करे बच्चे के अंदर जो क्षमताएं हैं, जो छिपी हुई क्षमताएं वो बाहर निकाल करके लाए, वो जिस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है उस क्षेत्र में उसको बढ़ावा दे, नर्चर करे, पोषित करे, ऐसा एनवायरमेंट हो। उल्टा ना हो कि टीचर है जो बच्चा मैथ्स में कमजोर है उसको मैथ्स में कमजोर होने के लिए गालियां दिए जा रहे हैं, उसको बुरा महसूस कराए जा रहे हैं, जिस चीज में वो अच्छा है, मान लीजिए आर्ट्स में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, स्पोर्ट्स में, उस तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, है ना। विराट कोहली कितनी बार बताते हैं कि 10th में मेरी एक टीचर थी, उनसे सब डरते थे, बट मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था तो उन्होंने मुझे कहा वहां ध्यान दो। अगर स्पोर्ट्स में जो अच्छा था उस पे ध्यान ही नहीं दिया और मैथ्स पे जो है लगा के रखा आपने, तो सचिन तेंदुलकर को अगर मैथ्स पढ़ाते रहते तो वो फिर सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाते। तो आपको ये भी देखना है कि बैलेंस करना है कि अगर कोई बच्चा है जिसमें कोई विशेष क्षमता है तो आपको उस तरफ उसको लेकर के जाना है। ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ डिसिप्लिन शुड बी चेंज्ड, ये जो हमने परंपरा बनाई हुई है, पारंपरिक धारणा है जो हमारी अनुशासन की कि इतने बजे उठो, इतने बजे ये करो, एकदम एग्जैक्ट ऐसे 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 होना चाहिए, वो उसको थोड़ा सा परिवर्तन की जरूरत है, शुड बी चेंज्ड। एक हल्का सा माहौल इस तरह का होना चाहिए कि बच्चा खुल करके अपनी बात कहे, वो डेमोक्रेटिक माहौल होना चाहिए, लोकतांत्रिक, कि आपकी बात सुनी जाए और दूसरा अपनी बात कह सके। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। हाँ हिमांशी, तो ट्रेडिशनल नोशंस जो चला चला आ रहा है, कह दिया ना कह दिया वाला, वो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ डिसिप्लिन है कि मोहब्बतें के जो अमिताभ बच्चन हैं या कभी खुशी कभी गम के जो अमिताभ बच्चन हैं, कि बिल्कुल फिक्स्ड रूल्स हैं, उनको बदला जाए जरूरत पड़ने पे। कि एक बच्चा है जो स्पोर्ट्स में क्लास में खेल के आता है तो हो सकता है वो उसकी क्लास मिस हो जाए तो वो बाद में काम करके दिखा दे, तो ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन के नाम पे बच्चे का गला घोट देना है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कस नीड्स फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस टू पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, यानी आपको बच्चे की आवश्यकताओं को उनके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, माता पिता और समुदाय समुदाय को स्थान उपलब्ध कराने की आवश्यकताओं पर चर्चा की जाए। कि डिस्कस नीड्स फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस टू पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, इसका मतलब ये हिंदी का ट्रांसलेशन इसका गड़बड़ है, इसका मतलब सिंपल है, जो माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं और जो समुदाय है, उनको नीड्स डिस्कस करने का, कि भाई हमारा बच्चा है ये कितना बेहतर कर रहा है, कहाँ इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, आप एज अ टीचर बताएंगे आपके बच्चे के बारे में, कम्युनिटी में क्या रोल प्ले किया जा सकता है, इन सब पे चर्चा हो। पेरेंट्स पीटीएम में यही तो करते हैं हम, है ना। डिस्कस अदर लर्निंग साइट्स एंड रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट एंड बुक्स, लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज एंड मीडिया एंड आईसीटी, यानी जो अदर सोर्सेज हैं, भाई पढ़ने का सोर्स सिर्फ किताबें थोड़ी है, तो अलग अलग सप्लीमेंट्री कुछ बुक्स हो सकती हैं, कुछ वेबसाइट्स हो सकती हैं, जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, कोई ऑनलाइन कोर्स बच्चा कर सकता है, आज के समय में 50 चीजें हैं, तो इन सब के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। परफॉर्मेंस इज नॉट एवरीथिंग, ये बच्चे के दिमाग में डालना होगा, आपको एज अ पेरेंट भी अपने दिमाग में डालना होगा कि प्रदर्शन ही सब कुछ नहीं है। हो सकता है एक बच्चा बहुत अच्छे से सीखता हो किसी चीज को, लेकिन कई बार परफॉर्म ना कर पाता हो, है ना। इसीलिए सारे टॉपर्स अच्छे टीचर नहीं बन सकते, रीजन है उसका।
क्योंकि परफॉर्मेंस इज नॉट एवरीथिंग। तो आपको ये भी देखना होगा कि बच्चा सच में सीख रहा है या सिर्फ परफॉर्म कर रहा है। रट्टाफिकेशन करके तो परफॉर्म जो है चतुर रामलिंगम भी कर रहा था 3 इडियट में, बस तो आ ही रहा था। तो आपको वो भी देखना है कि बच्चे की समझ को, उसके इंटरेस्ट को, उसके एप्टीट्यूड को आपको जांचना है कि वो किस तरह बेहतर कर सकता है। ये नहीं कि सिर्फ रट्टा रट्टा लाया किस तरह से पास होके और इतने नंबर ले आ रहा है। वो तो वो लालच में भी ला सकता है फर्स्ट आने के, या माँ बाप ने कह दिया वो साइकिल दिलाएंगे, फलाना करेंगे। एक्चुअल में क्या वो चीजों को उतने अच्छे से समझता है जितने अच्छे से समझना चाहिए? ये आपको एज अ टीचर पहचानना है। द न्यू थ्रस्ट इन एलिमेंट्री एजुकेशन एम्फेसाइजेस। एलिमेंट्री एजुकेशन समझते हैं 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, ठीक। अब वो 8वीं कक्षा तक की शिक्षा में कुछ चीजें हैं, जैसे यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट। कल हम ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कर रहे थे, इससे पहले यूईई बोलते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। यूनिवर्सलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन के भाई 14 साल तक की उम्र की जो शिक्षा है वो सार्वभौमिक हो, हर बच्चा जो है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी हर बच्चे को एडमिशन मिले स्कूल में, हर बच्चा जो है सीख सके, हर बच्चे के आसपास स्कूल भी हो। जो राइट टू जो आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट है, आर्टिकल 21 अल्फा ए के तहत ये बात कही गई है कि फंडामेंटल राइट है बच्चे का कि हर बच्चे के स्कूल, घर के 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर के दायरे में मिडिल स्कूल यानी 6 to 8 वाला। तो यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, यानी हर बच्चे को एक्सेस हो, उसके आसपास के एनवायरमेंट में स्कूल हो। दूसरा, एनरोलमेंट भी वो ले सके, उसको कोई किसी भी आधार पे एडमिशन देने से मना ना करे कि जाति के, समाज, समुदाय के, लिंग के यानी जेंडर के, आर्थिक स्थिति के, किसी भी आधार पे एनरोलमेंट से आप मना नहीं करेंगे कि टेस्ट पास नहीं कर पाया इसलिए। सबको एडमिशन आपको देना है, चाहे बच्चा बीच में उसका गैप रहा हो, फिर भी आपको एडमिशन देना है। एडमिशन डिनाय नहीं किया जा सकता। तो सार्वभौमिक पहुंच एवं नामांकन, 100% जो बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं वो सब स्कूल में आए। जो भी ड्रॉप आउट हो गए, किसी भी वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा या पहुंचे ही नहीं स्कूल तक, उनको सबको स्कूल में लेकर के आना, है ना। ये बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि जो 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनको भी हम लेकर के आएंगे स्कूल में। बात सही है नहीं? शालू, समझ में आ रही है बात? ज्यादा जल्दी हो रहा है, स्पीड पकड़ चुके हैं हम, कम करें स्पीड। ये रिपीट हो रही हैं बातें, अगर आप देखेंगे ना, ये सेम बात कही जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, एनसीएफ में, एनसीएफ 2023 में भी काफी बातें सिमिलर होंगी, है ना। तो कुल मिला के बच्चे के हित की बात कर रहे हैं हम। तो यूनिवर्सल एक्सेस क्या है? सार्वभौमिक पहुंच, के हर बच्चे की एक्सेस में हो एजुकेशन, उसके घर के दायरे में आसपास स्कूल हो ताकि वो पढ़ सके, और एनरोलमेंट के लिए भी उसे कोई रोके ना। समझ रहे हो? सेकेंड है यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। भाई 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए जो है ये सार्वभौमिकरण, कंपलसरी है एजुकेशन और फ्री है। अब हम इसको चाह रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कि 18 साल तक हो जाएगी, है ना। 6 से 14 वर्ष की जो एजुकेशन थी फ्री थी, अब चाह रहे हैं हम 3 से 18 तक फ्री हो जाए। नेक्स्ट है अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू एनेबल ऑल चिल्ड्रन टू अचीव एसेंशियल लेवल्स ऑफ लर्निंग। यानी क्वालिटी ऑफ लर्निंग, जो गुणवत्ता है शिक्षा की, वो बेहतर हो, सभी के लिए बेहतर हो, सभी के लिए उसमें इंप्रूवमेंट हो, ताकि हर एक बच्चा जो इसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग है, जो आज हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं, कि एफएलएन अचीव हो जाए। निपुण भारत मिशन जो कह रहा है 9 वर्ष तक की उम्र से पहले बच्चे को पढ़ना लिखना और बेसिक कैलकुलेशन आए। यानी क्वालिटी तो हो, जो चीजें 5वीं 8वीं क्लास में बच्चा आ गया आपका और पढ़ नहीं पाता हिंदी और इंग्लिश, बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पाता, उसको कहें 24 रुपए में से 8 रुपए चले कितने बचे, वो बता नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और बेसिक इसेंशियल लेवल्स ऑफ लर्निंग, कि भाई तीसरी पास किए तो इतना तो आना चाहिए कि ये 3 R तो आए, अर्थमेटिक, रीडिंग और राइटिंग, ये 3 चीजें तो बेसिक तो आए। तो शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार किया जाए, कि गुणवत्ता को बेहतर कीजिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो। क्यों प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ रहा है बच्चे को? ताकि सभी बच्चे आवश्यक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें, जो जरूरी लेवल है एजुकेशन का वो सबको फ्री और कंपलसरीली मिल पाए। अब एक सवाल है आपके सामने, यही महत्वपूर्ण बातें थी, ये कल मैंने आपको बताया था, सॉल्व कर लीजिए जरा। नेशनल करिकुलम, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डेराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अपनी समझ किससे प्राप्त करता है या किस पे बेस्ड है? नहीं, सेकेंडरी लेवल तक है तो सही, 18 साल की उम्र में तो सेकेंडरी लेवल तक बच्चा आ जाएगा ना, जब वो 3 से 18 वर्ष तक कवर करने की बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति में। ये 6 से 14 वाला जो था वो 8वीं तक था। फटाफट से बताइए।
आगे बढ़े भाई, देखते हैं, दिखवाते हैं खिला। चलते हैं भाई, कंस्ट्रक्टिविज्म आप लोग सभी जवाब दे रहे हैं। बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट रुको। सीटेट जनवरी में होगा। हाँ देखो, होने को तो होना जनवरी से पहले तो कैसे ही लेंगे ये लोग, क्योंकि नोटिफिकेशन तो कभी भी आ सकता है, बट जनवरी से पहले तो कैसे ही लेंगे सीटेट एग्जाम। पॉसिबिलिटी नहीं लग रही मुझे, क्योंकि 2 महीने का टाइम तो देंगे, अब 2 महीने भी नहीं बचे हैं। मतलब 16 दिसंबर को लेने लग जाए तो बात अलग है कि बिल्कुल ही 2 महीने दें। आज सीटेट वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रही, तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन कभी भी आपका आ जाए। मैं 1 मिनट चेक भी कर लेती हूँ, चले। पोल्स, पोल ऐप पे नहीं दिया जाता है, ऐप पे जो है पूरा फोकस रहता है पढ़ाने पे, पोल जो है यूट्यूब पे देंगे आपको, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डेराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। तो बिहेवियरिज्म रचना, व्यवहारवाद नहीं, ये रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म इज द राइट आंसर, कल हम चर्चा भी कर रहे थे। रचनावाद, जिससे पियाजे और वाइगॉत्स्की बिलीव करते हैं, और ये कहता है कि बच्चे को एक्टिव रख के उसके रियल लाइफ से जोड़ करके पढ़ाइए, तो वो बेहतर सीखेगा। जब बच्चा सक्रिय होगा तो बेहतर अधिगम कर पाएगा, है ना। एक्टिव लर्निंग कर पाएगा जब बच्चा एक्टिव होगा, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, रियल लाइफ से जोड़ करके आप उसको सिखा पाएंगे, मीनिंगफुल लर्निंग हो पाएगी, यानी अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम होगा बच्चे का। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में अगर हो रही है तो आप बता दो, नहीं तो बात को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। वेलकम सुमित। हाँ, तो बच्चों को एक्टिव रखना है, कॉग्निटिव थियरीज ये सब नहीं, रचनावाद, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज टू बी। एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? परमिसिव होनी चाहिए, यानी बच्चे जो कह दें उन्हीं के हिसाब से चले। फैसिलिटेटिव यानी सुविधादाता। अथॉरिटेटिव यानी कंट्रोल भी, केयरिंग भी। तो अथॉरिटेटिव टीचर का स्टाइल नहीं होता, ये पेरेंटिंग स्टाइल होता है। ये पेरेंट्स कंट्रोल भी रखते हैं, यानी रूल्स भी हैं और केयरिंग भी है। ये बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल माना जाता है अथॉरिटेटिव। डिक्टोरियल नहीं होगा, डिक्टेटरशिप, तानाशाही नहीं होनी चाहिए, ये तो नेगेटिव ही हो गया। ऐसा भी नहीं अनुमोदक हो जाएंगे, ये भी पेरेंटिंग का स्टाइल है अनुमोदक होना, के धृतराष्ट्र टाइप के माँ बाप के, जो बच्चे ने कह दिया वही सही है, ये भी नहीं। फैसिलिटेटिव यानी सुविधा दाता, यानी जो माहौल सेट करे क्लासरूम में, बच्चों को फैसिलिटेट करे, उनको जहां जरूरत हो तो मदद करे, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव रहें, ये एनसीएफ चाहेगा और कहेगा भी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन द क्लासरूम। कक्षा में जो पुस्तकों की भूमिका है उसका सबसे अच्छा वर्णन कौन सा ऑप्शन करता है? तो शायद आप ये देख भी ना पा रहे हो, मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ इसको, मैं यहाँ पढ़ के भी बता देती हूँ आपको कि दे मेंटेन, यानी जो बुक्स की भूमिका है, दे मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस अ स्टेट ऑफ द नेशन, यानी पूरे राज्य में एक जैसी किताबें हों, ये मुख्य रोल है? नहीं, मुख्य रोल ये नहीं है। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी। दे फॉर्म द मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन अ रिसोर्स स्टार्व्ड कॉन्टेक्स्ट, या फिर दे आर वन ऑफ द रिसोर्सेज। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये हम शुरू में भी बात कर रहे थे एनसीएफ के केस में, कि टेक्स्ट बुक सर्वो सर्वा नहीं है, यानी ऑलमाइटी नहीं है कि सब कुछ टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उसके बाद बाहर बच्चों को ना पढ़ना है, ना कोई एग्जाम्पल यूज करना है, ऐसा नहीं है। कई सारे संसाधन है सीखने के, जिसमें टेक्स्ट बुक वन ऑफ द संसाधन है। कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है टेक्स्ट बुक, तो वन ऑफ द रिसोर्सेज है ना। सब कुछ नहीं है जो टेक्स्ट बुक है, ये आपको ध्यान रखना है कि टेक्स्ट बुक के बाहर भी आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिलवा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं, ट्रिप पे ले जा सकते हैं, 50 और चीजें आप करा सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक एकमात्र साधन नहीं है, बहुत सारे साधन हैं, आजकल इंटरनेट है ना, पहले भी कितनी सारी सप्लीमेंट्री बुक्स और ये वो एक्टिविटीज थी। तो कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है आपकी टेक्स्ट बुक, ये बात यहाँ पे कही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षण जो है या फिर अधिगम जो है अपने चरित्र में कैसा होना चाहिए, लर्निंग जो है,
तो बच्चे को एक्टिव होना चाहिए। तो सिंपल बात है, बच्चा पैसिव कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, पैसिव नहीं हो सकता बच्चा, यानी निष्क्रिय नहीं हो सकता कि बच्चा बैठा है और बस टीचर जो है पढ़ाई जा रहा है और पीछे सो गया बच्चा, फिर चौक चौक फेंक फेंक के मारी जा रही है पहली डेस्क से। नहीं, बच्चे का सक्रिय होना जरूरी है, यानी एक्टिव होगा बच्चा। सिंपल नहीं, बच्चे का सोशल होना, यानी ग्रुप में सीखना, है ना। लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, ग्रुप में सीखा जाए तो बेहतर सीखा जाता है एक दूसरे के कोऑपरेशन से, ठीक है ना। तो लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स नेचर, सोशल इन इट्स नेचर। बात सही है या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को लेकर के हो रही है आपको, तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंड एनसीएफ। इससे आसान सवाल धरती पे बना नहीं है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को आपको एक्सपेंड करना है, एक्सप्लेन करना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क या नन ऑफ द अबव। अगर इसमें किसी ने गलत जवाब दिया ना, तो मतलब आपको फिर सोचने की जरूरत है कि आपका दिमाग कहाँ है। ऐसे क्वेश्चंस भी गलत करके आते हैं लोग। डिफरेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस? सिलेबस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ करिकुलम, करिकुलम इज अ ब्रॉडर टर्म। करिकुलम विस्तृत एक संदर्भ में देखा जाता है, सारी एक्टिविटीज जो भी स्कूल में हो रही है वो करिकुलम में है। चाहे वो प्रेयर हो रही है, स्पोर्ट्स है, कोई साइंस की फेट लग रही है, कोई और एक्टिविटी हो रही है, पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस भी इवन करिकुलम का हिस्सा है। सिलेबस जस्ट जो लिखा हुआ है आप किताबों में जो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस, सिलेबस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ करिकुलम। इट्स लाइक ये सिलेबस है, छोटा सा हिस्सा है, और करिकुलम पूरी एक्टिविटी है, पूरा संसार है, पूरा सागर है, जिसमें सारा कुछ आ जाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिलेबस होगा, ये भी करिकुलम का हिस्सा है। समझ रहे हो बात को? अब इसमें आप सभी जवाब सही दे रहे हैं, तो मैं मान रही हूँ कि अब इस ऐसे बेवकूफ़ी भरे आ, हरकतें आप नहीं कर रहे हैं, या ऐसी इतने लड्डू से सवाल, बेवकूफ़ी कहना गलत होगा, वो सही है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यचर्या एक तो यहाँ होगा, ये कई बार हिंदी में ट्रांसलेशन गड़बड़ होती है, तो आपको इंग्लिश साइड देखना है, पेपर में भी इवन वो इंग्लिश को ही फाइनल मानते हैं। तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, पाठ्यचर्या की रूपरेखा है कि पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी रेजेस द लेवल ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ, सोशल टॉलरेंस, डाइवर्सिफाइड थिंकिंग। यानी कई अध्ययनों से ऐसा पता चलता है कि जो द्विभाषा प्रणाली है, यानी बच्चे जब 2 या उससे अधिक भाषाएं सीखते हैं तो उनके दिमाग पे उसका बेहतर असर होता है, उनका दिमाग अच्छे से डेवलप होता है, वो दुनिया में बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाते हैं, अलग अलग ढंग से सोच पाते हैं, समाज में एक दूसरे के जो अंतर हैं कि ये बच्चा ये भाषा बोलता है, ये खाना खाता है, वो टॉलरेंस उनमें बढ़ती है। तो ये सारी बातें सही है, ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। कि डाइवर्सिफाइड थिंकिंग है, सोशल टॉलरेंस बढ़ेगी, कॉग्निटिव ग्रोथ बढ़ेगी, जितनी भाषाएं आएंगी उतने संस्कृतियों को आप समझ पाएंगे, उतनी तरह के लोगों से आप जुड़ पाएंगे, उतनी तरह के खाने को आप समझ पाएंगे, उतनी बेहतर आपकी समझ होगी, कॉग्निटिव लेवल बेहतर होगा, ज्यादा भाषाएं यदि आपको आती होंगी तो। ठीक। अच्छा, एक और बात इसमें कही गई है, ये भी आप देख सकते हो, द एम ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश एज पर एनसीएफ 2005 इज द क्रिएशन ऑफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का क्या उद्देश्य है कि बाइलिंगुअल बनाएं हम क्लास को, मल्टीलिंगुअल बनाएं, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाएं तो मल्टीलिंगुअल पढ़ाएं, एक बहुभाषाएं, बहुभाषावाद, इसको हम एसएटीआई एक रिसोर्स मानते हैं, एक पूंजी मानते हैं कि कई भाषाएं क्लास में बच्चा सीखे या कई भाषाएं बच्चा जानता हो, ठीक है। अच्छा, एनसीएफ जो है वो कहता है कि 25% के करीब जो सवाल हैं वो शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चंस होने चाहिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 25% जो है कम से कम होने चाहिए। तो ये एक बेसिक बात है, इसके अलावा हम और भी बातें कर सकते हैं, है ना। हाँ, अगर बच्चा फेल होता है तो सिस्टम फेल होता है, हमें इस बात से अग्री करना है, क्योंकि आपके सिस्टम ने उस तरह से नहीं सिखाया बच्चे को कि वो बेहतर बन सके, है ना। बच्चा फेल मतलब सिस्टम फेल, हमारे सिस्टम में हमारे पढ़ाने के तरीके में कुछ गड़बड़ रह गई है, इसलिए बच्चा फेल हुआ है। बच्चा खुद से फेल नहीं होता, सिस्टम फेल होता है। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। इसके अलावा अब आपका कोई डाउट हो तो मैं लास्ट के 5 मिनट आपको आपके डाउट्स के लिए दे देती हूँ, और क्योंकि क्वेश्चंस तो एंडलेस हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कल हम एनसीएफ 2023 करेंगे, और ऐसे ही काम करते जाएंगे। 25 से 40% शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 25 से 40% छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं पेपर में। आई एम न्यू जुनैद, बहुत बढ़िया जी। जुनैद इज लाइक अ वॉरियर, है ना। रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, अजय रखे हुए होंगे सारे आपके पास लेक्चर्स। गुड नाइट, में मजा आ गया आज की क्लास में, बहुत बढ़िया।
दीक्षा इन एनईपी 2020। दीक्षा बेसिकली एक ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, और जिसके माध्यम से टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम जो है किया जाता है। जनरल नहीं पूछता इसलिए मैंने नहीं लिखा है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दीक्षा का जिक्र जो है हुआ है। तो एक प्लेटफॉर्म है जो टीचर्स, इन सर्विस टीचर्स है, उनको ट्रेनिंग देने के काम आता है, उनको बहुत सारे मॉड्यूल्स देता है। और बताओ। कोई बात नहीं, वेलकम है जो लोग अभी जुड़े हैं, जो लोग पहले से हैं उनका भी वेलकम है। अब क्लासेस आपकी रेगुलर हो गई हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करनी नहीं है। ठीक है। वीओडी भी आपको दिया हुआ है, लाइव भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ते जाइए, बस दिमाग में चीज़ें भरते जाइए अंडरस्टैंडिंग के साथ। ऑफलाइन क्लासेस जल्दी शुरू कर देंगे परसों, जहाँ तक है हम ओपनिंग कर देंगे ऑफलाइन सेंटर की दिल्ली में। 25 से 40% शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चंस। आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जी। 8 आउट ऑफ 8। ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, नंबर उतना मैटर नहीं कर रहे। वो पूरी आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ ही मिल जाएंगे। स्किल सिखाने पे हर कोई बात करेगा, स्किल सिखाना कोई बुरी बात नहीं है। ये आपकी सारी ही पॉलिसीज कहेंगी इस बात को। और बताइए। हम्म। आराम से हो जाएगा नवीन, आपके लगने से थोड़ी होता है, हमें पता है ना सिलेबस पूरा कैसे कराना है, कल ही बता दिया था आपको। हम्म। कुछ लोग मुझे लगता है टीचर का टेस्ट लेने आते हैं, इनको खुद से नहीं पढ़ना है। ये जो हमें पता है ना, हम बैच कराते हैं पूरा, सालों साल से करा रहे हैं। थैंक यू जी। कोई कह रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, एनईपी 2020 करा दिया, एक बार चेक कर लेना। इनफॉर्मल ज्योति। चलिए। बहुत बढ़िया बिलाल अख्तर। ऑफलाइन की होगी 10-15 हज़ार कुछ, बता देंगे। मतलब ज़्यादा भी होगी बट डिस्काउंट देंगे शुरू के 100 लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया। बच्चे को स्किल सिखाएगा कौन स्कूल में? अगर टीचर रखा हुआ है कोडिंग के लिए, कोई स्पेशल एजुकेशन में, सॉरी स्पेशल एजुकेशन नहीं, कोई स्किल के लिए कोडिंग हुआ या अलग अलग चीज़ें, वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी उस चीज़ की। दिल्ली में जीटीबी नगर, नियर मुखर्जी नगर बेसिकली। चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं 7:30 बजे, है ना। वो भी कराएंगे दीक्षा, उसकी टेंशन ना लो, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस सब हो जाएगा। वो टेंशन ही नहीं है, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।